प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ व्यस्तताओं के चलते यद्यपि कि आपकी इस टेस्ट सीरीज़ में थोड़ा सा बीच में व्यवधान आया, लेकिन आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं और मैं घोषणा कर रहा हूं एक 30,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ के महाकुंभ के शुभारंभ की। ये 30,000 प्रश्नों के महाकुंभ का इतिहास के प्रश्नों का समागम प्रारंभ हो चुका है और इसमें बहुत सारे छात्रों ने नामांकन भी अपना सुनिश्चित किया है। और उसी टेस्ट सीरीज़ की कुछ झलकियां बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू कर सकते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। सभा कक्ष गुफा, इट मीन्स ऑडिटोरियम की प्राप्ति कहाँ से होती है? सभी छात्र मुझे उम्मीद है क्लास में आ चुके होंगे और सभी को रिप्लाई करना है। प्रश्न बहुत चुनिंदा और बहुत सिलेक्टेड हैं। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज करिए और प्रश्नों के दोहराव की जिम्मेदारी आप हमारे पास छोड़िए। अपना रिवीजन इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप मुकम्मल कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे। और पूछ रहा है सभा कक्ष गुफा कहाँ से मिलती है? ऑडिटोरियम, उदयगिरी, एलिफेंटा, अजंता या भीमबेटका। तो बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर जवाब है भीमबेटका। भीमबेटका मतलब वो भीम की बैठक, ध्यान रखिएगा, इसीलिए उसका नाम ही है भीमबेटका और फिर वो बाद में पड़ गया भीमबेटका। तो मुझे उम्मीद है आपने पहला प्रश्न सही किया होगा। और दूसरा प्रश्न आपके सामने है और वो ये कह रहा है कि रथ चलाता हुआ मनुष्य सारथी एवं गणेश की कांस्य प्रतिमा किस हड़प्पा स्थल से मिलती है? तो मुझे उम्मीद है आपने इसको ठीक किया होगा, बताइए। और यहाँ पर सही जवाब है दैमाबाद। यहाँ पर सही जवाब है दैमाबाद, ठीक है। मुझे उम्मीद है बराबर सही दिशा में आप काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में नाट्य कला तथा नृत्य कला के सुस्पष्ट साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। मुझे उम्मीद है आपका जवाब सही आएगा और यहाँ पर है ये मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। कांस्य नर्तकी की बात हो रही है जो मोहनजोदड़ो के HR एरिया से मिलती है। कहाँ से मिलती है? HR एरिया से मिलती है, ठीक है। नृत्य की मुद्रा में है, इससे पता चलता है कि वो नृत्य और नाट्य कला का सुस्पष्ट प्रमाण मोहनजोदड़ो की वो कांस्य नर्तकी दिखाती है। अगर आप कहें तो कांस्य नर्तकी के बारे में कुछ मैं और एक दो जानकारियां आपको दे दूं। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड नस्ल की है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जल्दी से याद रखनी चाहिए। HR एरिया से मिली है और इसका निर्माण मधुच्छिष्ट विधि या फिर द्रविमोम विधि से हुआ है। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे। लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो अगले प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है मैंने इस पेपर में कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न रखे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप थोड़ा सा प्रश्न पत्रों का, मेरे टेस्ट पेपर का स्तर देख पाएंगे। निम्न श्लोक पढ़िए, किस मंडल में है? ऋग्वेद में है, ये तो क्लियर है। वो कह रहे हैं इंद्र मित्रम वरुणम अग्निमाहुर दिव्य सा सुपर्णो गरुत्मान एकम सत विप्रा बहुधा वदंती यम अग्नि मातरिश्वान माहु। वह परम सत्ता एक ही है, एक ही सत्य को विप्रजन अलग अलग शब्दों में अलग अलग ढंग से कहते हैं, जबकि है वो सुपर पावर एक ही। और ये एकेश्वरवाद की संकल्पना ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलती है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के एकेश्वरवाद की संकल्पना ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलती है। और
अब मुझे उम्मीद है अगले क्वेश्चन को आप देखिए, और ये कह रहे हैं याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों मैत्रेयी एवं कात्यायनी, मैत्रेयी एवं कात्यायनी का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? प्रश्न उपनिषद, वेदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर केन उपनिषद? मुझे बताएंगे और रिप्लाई दे सकते हैं सब लोग जल्दी से। और जवाब है यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद। ध्यान रखिएगा याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद भी यहीं पर है। याज्ञवल्क्य और गार्गी जिनके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था, तो वो भी बृहदारण्यक उपनिषद में है। और इसी उपनिषद से पता चलता है कि याज्ञवल्क्य के संरक्षक जनक थे। मुझे उम्मीद है आप ठीक कर रहे हैं। और आगे देखिए, दो जैन तीर्थंकरों के सिवाय अनुश्रुतियों में उल्लिखित शेष सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं। ये दो अपवाद हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 24 तीर्थंकरों की श्रृंखला है, जिसमें प्रथम 22 तीर्थंकरों को पौराणिक माना जाता है। उनकी ऐतिहासिकता पुष्ट नहीं होती। वो ये कह रहे हैं दो अपवाद हैं। तो जवाब मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे, पार्श्वनाथ और वर्धमान। वर्धमान इट मीन्स महावीर स्वामी। ये दो ही ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित सिद्ध होते हैं, बाकी पौराणिक हैं। तो कुल मिला के 24 तीर्थंकरों में प्रथम 22 तीर्थंकरों की जो मान्यता है वो पौराणिक है, दो ऐतिहासिक हैं। क्लियर हो रहा है? इस प्रश्न को देख लीजिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार देह के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन दोबारा से नहीं है। तो हमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये किस दर्शन का टैगलाइन है? और जवाब है चार्वाक दर्शन। उम्मीद है मुझे आप लोग ठीक कर पा रहे होंगे। और ये है चार्वाक दर्शन। क्लियर हो रहा है? अगला प्रश्न देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो ये कह रहे हैं नंद वंश का संस्थापक घनानंद अति धनाढ्य व्यक्ति था, बहुत पैसा था उसके पास। ये स्टेटमेंट कौन सा यूनानी लेखक देता है? मुझे बताएंगे आप? कर्टियस, एरियन, जेनोफेन या फिर ऑनेसिक्रेटस? चाहे तो जवाब दे सकते हैं। और आई थिंक कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, और यहाँ पर सही जवाब है जेनोफेन, और इनकी पुस्तक है साइरोपीडिया। ठीक है, इसी में इन्होंने ये बताया है घनानंद अत्यंत धनाढ्य व्यक्ति था। और अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? मगध का शासक कौन था? तो जवाब आपको पता है, दे पाएंगे जवाब? और बिल्कुल ठीक है, सही जवाब है यहाँ पे घनानंद। ठीक है, इसी के दरबार में आचार्य कौटिल्य जाते हैं और यही अपमानित कर देता है उन्हें। ठीक चल रहा है। देश का पहला ऐतिहासिक गद्दार आम्भी को माना जाता है। ये पूछा जाता है कि आम्भी ने सिकंदर की सहायता का वचन दिया था, कहाँ पर? मुलाकात करके। मुझे बताएंगे? जवाब दीजिए। और अब देखिए किस राजा के बारे में कहा जाता है कि उसने दो समुद्रों के बीच की भूमि को जीता? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर अजातशत्रु? दो समुद्रों के बीच की भूमि को जीता, और उसका नाम है मौर्य सम्राट बिंदुसार। क्लियर हो रहा है? अगले प्रश्न को देख लीजिए। मौर्य काल में धर्मस्थीय क्या है? मौर्य काल में धर्मस्थीय क्या है? शाही खजाना, सिविल कोर्ट, आपराधिक कोर्ट या फिर पुलिस थाना? तो वो है
सिविल कोर्ट, या फिर आप इसी को थोड़ा सा और सुधार के कह सकते हैं, ये है दीवानी न्यायालय। ठीक है, ये है दीवानी न्यायालय। और आपराधिक कोर्ट यानी कि क्रिमिनल कोर्ट्स को कहा गया है, आपको पता है, कंटक शोधन। क्लियर हो रही हैं बातें? प्रश्नों के पूछे जाने की परंपराएं यहीं से हैं। अगर आप एग्जामिनर्स की तरह, कमीशन की तरह सोच पाएं तो निश्चित है सिलेक्शन आसान हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? और ये तो देखते ही जवाब आ जाना चाहिए, शुंग वंश का अंतिम शासक है देवभूति। क्लियर हो रही है बातें? सरल प्रश्न है। और अब आप आइए अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न पर हम जाएं उसके पहले हमेशा की तरह ये उद्घोषणा आपको पुनः याद दिलानी है कि आपके 30,000 प्रश्नों का महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है। उस प्रक्रिया में पहला प्रश्न पत्र छात्रों को प्रेषित किया जा चुका है। उसी प्रश्न पत्र के कुछ चुनिंदा प्रश्न मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हमेशा की तरह आपको ये पता रहना चाहिए, एक प्रश्न पत्र में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125 हैं, जो इतिहास के तीनों खंडों में बराबर समान रूप से विभाजित हैं। एक छात्र न्यूनतम 20 प्रश्न पत्रों का पैकेज प्राप्त कर सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आपने जो अब तक पढ़ा है उसे तैयार करिए, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी रेगुलरिटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयार करिए। और अपने रिवीजन के लिए और टेक्निकल प्रश्नों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमेशा मैं कह रहा हूं और आज फिर कह रहा हूं, चूकिए मत। ये मौका हाथ से निकल गया तो सिवाय पछताने के आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इतनी वैज्ञानिक और इतनी सटीक टेस्ट सीरीज आपको यहीं मिल सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब आप ही लोग कहते हैं, क्लास के छात्र कहते हैं। आपको अगर कुछ मॉडल पेपर निशुल्क मंगाने हों पीडीएफ के रूप में, तो आप निम्नलिखित नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तैयारी की प्रक्रिया में मैंने आपकी एक इतिहास की नवीनतम बुकलेट तैयार करवाई है। इतिहास के तीनों खंड परीक्षा की दृष्टि से इसमें समाहित हैं। ये 250 पन्ने की बुकलेट है, जो आपकी आगामी परीक्षा में एक रिवीजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आप चाहें तो इस बुकलेट को अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं, और इसे मंगाने के लिए आप निम्नलिखित नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग अपनी अगली प्रक्रिया में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। और प्रश्न आपका कह रहा है, पिता की संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार होता है, अतः पुत्र चाहे तो अपने पिता के जीवन काल में ही उसकी संपत्ति का बंटवारा करवा सकता है। यह कथन किसका है? नारद, विज्ञानेश्वर, याज्ञवल्क्य या फिर जीमूतवाहन? मुझे बताइए, ये कथन किसका है? जवाब दीजिए। और मुझे उम्मीद है सही जवाब आएगा। और यहाँ पर जवाब है विज्ञानेश्वर। मुझे उम्मीद है आप ठीक कर रहे होंगे। और अब देखिए, भारतीय इतिहास में महाराज की उपाधि लेने वाला पहला शासक कौन है? महाराज। खारवेल, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंबिसार? बताएंगे। और यहाँ पर जवाब है खारवेल। ध्यान रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख में।
पहली बार महाराज उपाधि का प्रयोग हुआ है। इसी में भारतवर्ष पहली बार उल्लिखित मिलता है। नहरों का अभिलेखीय साक्ष्य प्राचीनतम खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। बिंबिसार को सेनिया कहा गया है, याद है, सेना रखने वाला पहला शासक। तो मुझे उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अगले प्रश्न की तरफ जाइए आप। और अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में महाराज की उपाधि का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया। और किन्हें भारत का कांट कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्फ्यूज़न हो सकता है, बुद्धघोष हैं, वसुमित्र हैं, धर्मकीर्ति हैं या फिर चंद्रकीर्ति हैं। तो जवाब है यहाँ पे धर्मकीर्ति हैं, हमेशा धर्मकीर्ति हैं। अगर विकल्प में बाय द वे धर्मकीर्ति नहीं मिलते हैं तब आप अश्वघोष को चुन सकते हैं। अश्वघोष को तभी चुनिएगा जब धर्मकीर्ति विकल्प में ना हो। भारत के कांट धर्मकीर्ति ही हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार ये प्रश्न ऐसा आया है और उसमें धर्मकीर्ति ऑप्शन में है नहीं। तो जब है नहीं तो मजबूरी में आपको अश्वघोष को चुनना पड़ा। और अब ये कह रहा है कि किस गुप्त शासक का नाम नरेंद्र चंद्र या नरेंद्र सिंह है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। और जवाब आपके सामने है और वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर हो रहा है। और गुप्त काल में जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्वेतांबर संप्रदाय, गुप्त काल की बात हो रही है, देख पा रहे हैं। और सही जवाब है मथुरा एवं वल्लभी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ध्यान रखिएगा। जितनी जल्दी हो सके जवाब दीजिए। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पुंड्रवर्धन दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। क्लियर है, पुंड्रवर्धन दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। मथुरा और वल्लभी श्वेतांबर संप्रदाय के केंद्र हैं। और अब देखिए कल्हण ने किसे अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में विनाश का देवता कहा है? डेमेट्रियस, तोरमांड, कश्मीर के हर्ष को या फिर मिहिरकुल को? जवाब दीजिए। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं जवाब है इसमें मिहिरकुल। इसमें जवाब है मिहिरकुल, ठीक है। वो इनको विनाश का देवता कहा है, कल्हण ने कहा है। और एक बड़ी बात यह है, ये देखिए राजतरंगिणी में मिहिरकुल की क्रूरताओं का विवरण है। ये रिमार्क में नोटेड है, नोट कर लीजिएगा जहाँ पे ज़रूरत पड़े। अगर आपके लिए कुछ नए प्रश्न हैं तो नोट करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए। हर्षवर्धन की ताम्र मुद्रा कहाँ से मिलती है जिस पर हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन अंकित है? बिटौरा से, नालंदा से, सोनपत हरियाणा से या फिर थानेश्वर से? मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है तुरंत जवाब आएगा। और यहाँ पे देर किए बगैर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जिस तरह के प्रश्नों का नेचर बन रहा है, आने वाली परीक्षा की दृष्टि में ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इन प्रश्नों को बहुत गंभीरता और बहुत संजीदगी से लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ रिमार्क्स हैं, इन्हें नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। सोनपत से जो मोहर मिली है उस पर राज्यवर्धन प्रथम से लेकर हर्षवर्धन तक की वंशावली है, शासकों के नाम है। मिट्टी की मुद्रा कहाँ से मिलती है? नालंदा से। तांबे की मुद्रा कहाँ से मिलती है? सोनपत से। और रजत या चांदी की मुद्रा कहाँ से मिलती है? बिटौरा से। ये हर्षवर्धन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, गुर्जर प्रत्यार वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? आदि पुरुष मतलब पहला व्यक्ति, और वो है हरिश्चंद्र, ब्राह्मण को माना जाता है। हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण को इन्होंने अपना आदि पुरुष माना है। और यही कारण है प्रत्यार वंश को कभी कभी
ब्रह्मक्षत्र कुल में भी रख दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर ब्रह्मक्षत्र कुल में चुनने की बात आए तो आपके पास दो विकल्प हैं, परमार और सेन, ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मक्षत्र में इन दोनों के अलावा अगर एक विकल्प और चुनना हो कभी आपको, और दोनों विकल्प नहीं है, तो आप प्रतिहारों को चुन सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये बात भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि घटियाला अभिलेख में प्रतिहारों को हरिश्चंद्र ब्राह्मण की संतान बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपने पढ़ी हैं और अच्छे से रिकॉल भी कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ये प्रश्न है, ये कथन किस विद्वान का है कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था। इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था। आरपी त्रिपाठी, डॉक्टर अर्नोल्ड, के निज़ामी या फिर एएल श्रीवास्तव। तो मुझे उम्मीद है आप यहाँ पे सही जवाब लगा रहे होंगे और जवाब है डॉक्टर अर्नोल्ड। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि यहीं पर एक प्रश्न और अक्सर आता है। आरपी त्रिपाठी सर का वो स्टेटमेंट है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। ये स्टेटमेंट आरपी त्रिपाठी सर का है। तो अब इस पे आपको बड़ा विशेष ध्यान रखना होगा, यानी कि यहाँ पर अपहरण करता है ये डॉक्टर अर्नोल्ड कहते हैं, और मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है, ये आरपी त्रिपाठी कहते हैं। और ज़रा इस बात को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58, इसका मतलब ये टेस्ट सीरीज में 58 नंबर पे है। आपके हिसाब से ये हो सकता है कि 16वां या 17वां प्रश्न हो, लेकिन टेस्ट सीरीज में ये 58 पर है। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कथन गलत है। वो होली खेलता है, बिल्कुल ठीक है। होली के त्यौहार में शामिल हुआ, बिल्कुल ठीक है। उसने समस्त प्रशासनिक दायित्व उलेमाओं के हाथों में हस्तांतरित कर दिया, ये गलत है। ये काम फिरोज शाह तुगलक ने किया, ये काम फिरोज शाह तुगलक ने किया, ठीक है। बाकी वो गंगा जल का सेवन करता है और खलीफा से 2 बार मानपत्र लिए। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में खलीफा से मानपत्र लेने वाले केवल 3 लोग हैं। पहला इल्तुतमिश 1 बार लेता है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक खलीफा से 2 बार मानपत्र लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप ठीक कर पा रहे होंगे। और अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक या से शासक युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, मुझे बताएंगे आप। तो ऑप्शंस देखिए, पुलकेशिन द्वितीय, बिल्कुल ठीक है, यानी ये नरसिंह वर्मन प्रथम से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इब्राहिम लोदी, बिल्कुल ठीक है, बाबर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। चोल शासक राजाधिराज प्रथम, कोप्पम के युद्ध में चोल शासक राजाधिराज प्रथम भी युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए। तो उपरोक्त सभी क्लियर हो रहा है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम से लड़ते हुए शहीद हुए, राजाधिराज प्रथम कोप्पम के युद्ध में। और यहां पर आपको यह ध्यान रखना चाहिए, कोप्पम का युद्ध 1054 ईस्वी में कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम से युद्ध करता हुआ राजाधिराज प्रथम शहीद हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ। और फिर उसके अनुज राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक करवाया। ये प्रश्न भी आया है कि किस चोल शासक ने अपना राज्याभिषेक युद्ध भूमि में करवाया। तो ध्यान रखिएगा, किसने कहा, ध्यान से देखिए, किसने कहा कोई भी आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए, उसके टट्टू को अनाज और पानी भी दिया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक हैं, शेरशाह सूरी हैं, सिकंदर लोदी हैं या फिर औरंगजेब हैं। ये प्रश्न नेट में आया है, पीजीटी में हो सकता है कभी रिपीट हो जाए। और ये है शेरशाह सूरी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुझे उम्मीद है आप ठीक कर पा रहे होंगे, ठीक चल रहा है सब कुछ हम लोगों का। और ये कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में द ग्रेट रेबेलियन नामक पुस्तक
किसने लिखी? द ग्रेट रेबिलियन किसने लिखी? अशोक मेहता, शशि भूषण चौधरी, पट्टाभी सीतारमैया या फिर आरसी मजुमदार? तो मुझे उम्मीद है ठीक कर पाएंगे और यहाँ पर जवाब है अशोक मेहता। ठीक है, शशि भूषण चौधरी की भी पुस्तक कुछ ऐसी ही है, उसका नाम क्या है? तो शशि भूषण चौधरी सर की पुस्तक है सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। मुझे उम्मीद है ठीक कर पा रहे होंगे, सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। तो आई थिंक क्लियर हो रहा है। और अगला देखिए, 57 के विद्रोह के समय असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही, दीवान मणिराम दत्ता, कंदर पेशवर, कदम्ब सिंह या फिर बलवंत राव फड़के एवं रांगोजी बापू? मुझे उम्मीद है कर लेंगे। इस प्रश्न में दीवान मणिराम दत्ता का नाम बड़ा कॉमन हो चुका है और ये प्रश्न बहुत पहले यूपीएससी ऑप्शनल में पूछा गया और इसके बाद कई बार अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो आप मणिराम दत्ता को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और कंदरपेश्वर को भी आप ऐड कर लीजिए। फिर वो कह रहे हैं लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम विशेष तौर पर किस समाचार पत्र के लिए लागू किया, लाया गया? जवाब एकदम कॉमन है, अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। जब्त कौन सा हुआ बाद में? सबसे पहले कार्रवाई किस पर हुई? सोम प्रकाश पर। सोम प्रकाश है किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ये वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका किसका है? तो आपको पता है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का है। मुझे उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही हैं। और अब देखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में 11 नवंबर 1905 को कोलकाता में 10,000 छात्रों की एक विशाल सभा किसकी अध्यक्षता में बुलाई गई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, आशुतोष चौधरी हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी हैं? और बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जवाब है आशुतोष चौधरी। मुझे उम्मीद है ठीक कर पा रहे होंगे। आगे देखिए, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच में कब और किसके काल में प्रारंभ हुई? 87, 1905, 1911, 1930। अब मुझे उम्मीद है अगर आपने इसका सन याद रखा है तो बाकी सब कुछ याद हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में भारत की पहली हवाई डाक सेवा 21 फरवरी 1911 को शुरू हुई। भारत की पहली हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच में 21 फरवरी 1911 को शुरू हुई। गांधी के लिए यह स्टेटमेंट किसने कहा है? गांधी हवा में रहने वाला शुद्ध दार्शनिक था। भारत सचिव मॉन्टेग्यू कहते हैं, इरविन या फिर रैमजे मैकडोनाल्ड या फिर क्लीमेंट एटली? और मुझे उम्मीद है जवाब सही आएगा और ये हैं भारत सचिव मॉन्टेग्यू। क्लियर हो रहा है? और मुझे बताइएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर असफल गांधी किस जलपोत से भारत लौटे? और अगर आपने यहां पर एसएस राजपुताना गलती से चुना है तो बिल्कुल गलत है। यहां पर सही जवाब है बेसंटियाना। गए थे एसएस राजपुताना से, इंग्लैंड गए, वापस लौटे हैं वो बेसंटियाना से। ठीक है, और आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ये दो कामागाटा मारू और तोशा मारू, इनको पता है आपको। और एसएस राजपुताना से गांधी इंग्लैंड गए थे, ये भी पता है, प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हैदराबाद का नवाब, मणिपुर के शासक, जूनागढ़ का नवाब और भोपाल का नवाब कौन था? तो मुझे लग रहा है आप अगर कर पाए इस प्रश्न को तो बिल्कुल ठीक है। और 1, 2, 3, 4 आमने सामने ही है। नोट करिएगा, कभी सिंगल लाइनर प्रश्न भी ऐसे पूछे जा सकते हैं कि हैदराबाद का नवाब कौन था, मणिपुर का शासक कौन था, और तद अनुसार यहाँ पे जवाब आएगा 1, 2, 3, 4 बी वाला ऑप्शन आपके सामने है। और आज के सेगमेंट का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। फ्रांसीसी उपनिवेश पौंडीचेरी का भारतीय संघ में विलय किस तिथि को हुआ? तो आपको यह पता है कि फ्रांसीसी भारत से 1954 में गए।
तो डेट भी याद रखनी चाहिए, 1 नवंबर 1954। आप ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। पुर्तगाली आए 1498 में और गए हैं 1961 में गोवा से, और फ्रांसीसी गए हैं 1954 में। एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि इनके आने का क्रम लगाइए, इनके जाने का क्रम लगाइए। फिलहाल मुझे उम्मीद है आज आपकी ये टेस्ट सीरीज जो शुरू हुई है, इसमें इस सेगमेंट में भी आपने लगभग प्रश्नों को सही किया होगा। मुझे उम्मीद है, हो सकता है 2 4 5 प्रश्न आपके लिए नए हों, तो आप इन्हें नोट करिएगा। मेरे साथ लगातार जुड़िए। अपने रिवीजन और टेक्निकल प्रश्नों के लिए आप मेरे साथ, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप सब इतने धैर्य से बैठते हैं क्लास में, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।